हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम के आज 24 अगस्त के पहले शिफ्ट के हिंदी सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 96 कह रहा है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 97 कह रहा है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? तो आम के आम गुठलियों के दाम जो मुहावरा इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 98 कह रहा है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्थान का विलोम जो होता है वह पतन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो चलना फिरना दौड़ना जो है यह अकर्मक क्रिया है, जिससे ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है गद्यांश से संबंधित है, प्रश्न संख्या 100 से 104 तक। तो इसको देखेंगे, गद्यांश पे आधारित जो हमारे प्रश्न है इसको देखेंगे। तो गद्यांश पे आधारित जो हमारा प्रश्न है इसको देखेंगे। तो इसमें कह रहा है, प्रश्न संख्या 100, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। प्रश्न संख्या 101 में कह रहा है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपका ईर्ष्या हो जाएगा। आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं गद्यांश इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपका समय बर्बाद होगा। तो आप देख लीजिएगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो होगा ये ईर्ष्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 देखेंगे, तो ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम जो होता है वह जलाना होता है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 104 हमारे सामने है, कह रहा है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होता है? तो गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा लक्ष्य, गोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 हमारे सामने है, कह रहा है करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है। तो करण कारक उस वाक्य में होता है जहां साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह कलम से लिखता है। यहाँ पे साधन क्या है? कलम है। कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात कलम से लिखता है, तो करण कारक जो है यह ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 106, ओटना और औटना का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं ओटना का मतलब होता है बिनौले अलग करना और औटना का अर्थ होता है खौलाना। ठीक है, औटना का अर्थ होता है खौलाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 107 हम सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। प्रश्न संख्या 107 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में अव्यय है, श्याम है, दक्षिण है, भारत है या आह है। तो इसमें अव्यय शब्द ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 108 कह रहा है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में हम सभी जानते हैं कि बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? अर्थात इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 हमारे सामने है, कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो हम सभी जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें से देखेंगे कौन सा भेद नहीं है? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होता है यह यौगिक नहीं होता है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ जो है यह रचना के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 देखेंगे, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो तुमड़ी के शब्द जो ये रचना है इसके लिए बद्री नारायण को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अर्थात इन 4 विकल्पों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री होता है? तो आप सभी देखेंगे अंगना जो है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो अंगना दिया हुआ है इसका अर्थ स्त्री होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 114।
प्रश्न संख्या 114 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अर्थात ये चार वाक्य हमको चार विकल्पों में दिए गए हैं, हमको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो कहा गया पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, यह भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 115 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यही वाक्य हमारा सही है। आगे राम का दर्शन पाकर अहल्या धन हुई, ये भी गलत है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 115 का ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें किस कारक का उपयोग किया गया है। तो इसमें अपदान कारक का उपयोग किया गया है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के लिए, अर्थात जहां कोई वस्तु किसी अपने आधार से अलग होती है तो वहां पे हम अपादान विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपादान विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 117 हमारे सामने है, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। इन चार विकल्पों में से अव्यय शब्द कौन सा है। वहां है, हूं है, मैं है या होकर है। तो यहाँ पे वहां जो शब्द है ना, यह अव्यय है, अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 118 देखेंगे, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। हमारे पास एक वाक्यांश दिया हुआ है प्रश्न में, जो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अपथ्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो कहा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कह रहा है पहला ऑप्शन समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे। दरअसल यही ऑप्शन जो होगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे नहीं है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, अतः ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है शीत का विलोम क्या होता है। तो शीत का विलोम उष्ण होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 122 कह रहा है संभव है यह वाक्य किस काल में है। वर्तमान काल में, सामान्य भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में, यह संभाव्य भविष्य काल में। तो संभव है यह जो संबंधित है, यह संभाव्य भविष्य काल से संबंधित है, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 123 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 123 हमारे सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इन दिए गए चार विकल्पों में से एक विशेषण शब्द है, तो वह कौन सा है। तो महत्व है, महत्व है, लाघव है या लब्धा है। तो ऑप्शन नंबर बी महत्व जो शब्द है यह एक प्रकार का विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। तो दैनंदिनी का पर्याय शब्द जो होता है उसको हम दैनिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। तो सुहाग के नुपुर जो रचना है यह अमृतलाल नांदर की है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न कह रहा है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानें। अर्थात श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों वाली इन ऑप्शन में से कौन सी जोड़ी सही है। रात्रि मतलब निशा होता है, ये भी नहीं है। किरण रश्मि को कहते हैं, ये भी नहीं है। कुल और कुल अभिलाषा और इच्छा, ये भी नहीं है। कुल और कुल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि शब्द जो कुल और कुल है यह सुनने में समान है लेकिन इनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। एक कुल का अर्थ होता है किनारा और दूसरे कुल का अर्थ होता है कुल खानदान, ठीक है, यह सब वही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 127 देखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रतिप्रेम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होता है, आपकी महती कृपा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 129 की तरफ पढ़ेंगे, कह रहा है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया।
तो 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था यह मृदुला गर्ग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 130 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो हम सभी जानते हैं महाप्राण वर्ण जो होते हैं ये 2 और 4 होते हैं, अल्पप्राण 1 3 5 होते हैं। तो देखेंगे इसमें से त थ द ये भी तीसरा है, प फ ब भ ये चौथा है, ये पांचवा है, उसके बाद य र ल व ये तो अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें चौथा हो जाएगा महाप्राण, जिससे ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पष्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम जो है आग नहीं होगा, ठीक है, इसका अग्नि हो जाता है, आंख भी नहीं हो जाएगा। अग्नि जो होता है ये तत्सम शब्द है, अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे स्पष्ट सही आंसर हो जाएगा।